नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। आज हम क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जो देश है, हमारे देश के भारत है, उसके प्रति जो मेरा प्रेम है, उसकी भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या समाज परिवेश में रहने वाले लोग में एकता की वाहक बनती है। जो समाज में जो रहने वाले लोग हैं, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उसमें एकजुट यानी एकता का, भाईचारा का वाहक बनती है। उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण थे, वो 4 कारण थे। पहला था निरंकुश शासन व्यवस्था। पहला था निरंकुश शासन व्यवस्था, यदि जो राजा के द्वारा होता था वो अंकुश नहीं होता था, निरंकुश तानाशाही शासन करता था जनता पे। दूसरा था यूरोप में पुनः जागरण। तीसरा था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। और चौथा था नेपोलियन का आक्रमण। ये चारों के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। नेपोलियन युग, नेपोलियन युग जो कि 1804 से 1815 तक रहा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का राजा बन गया। फ्रांस एक देश है, ठीक है। ऐसा 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता क्या है, आगे बात करेंगे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। एक युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम है वाटरलू। वो युद्ध में नेपोलियन हार गया। 1830 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हो गई? तो सेंट हेलेना नामक द्वीप पर नेपोलियन का जो है मृत्यु हो गया 1830 ईस्वी में। 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता 2 नंबर में देखिए। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। वही है, क्या नेपोलियन संहिता लागू किया, उसने क्या था ये जानेंगे। तो जन्म पर आधारित अधिकार को समाप्त कर दिया। जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार था वो क्या समाप्त कर दिया। दूसरा है कानून के सामने समानता किया। कानून के सामने समानता कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया और टैक्स को समाप्त कर दिया। टैक्स यानी कर को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। ये 5 रहा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन नागरिक संहिता लागू किया। तो ये 5 जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। कानून के सामने समानता का अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। टैक्स को समाप्त कर दिया गया और 5वां है सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे है नेपोलियन युग। देखिए नेपोलियन युग 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा। अब 1815 ईस्वी के बाद मेटरनिक युग आया। 1815 ईस्वी के बाद मेटरनिक युग आया। और मेटरनिक कौन था भाई? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसका चांसलर था मेटरनिक। और चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जो ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था वो मेटरनिक था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में, ठीक है। 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक ने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी 1815 से लेकर 1848 तक जो मेटरनिक है वो ऑस्ट्रिया का राजा बन के रहा, मतलब प्रधानमंत्री बन के रहा। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि यदि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। फ्रांस जब छींकता है, फ्रांस का एक देश है, और फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप यानी पूरे महादेश को जुकाम हो जाता है, यानी बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, ठीक है। वीना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता मेटरनिक ने की। वियना सम्मेलन का जो देखभाल था, देख रेख जो किया था, वो मेटरनिक ने किया था, यानी हेड मेटरनिक था, ठीक। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? जो सुधार होने नहीं चाहता है, अपने देश में जो सुधार होने नहीं चाहता है, उसी को कहते हैं प्रतिक्रियावादी शासक।
तो मेटरनिक जो था वो प्रतिकृतिवादी शासक था, वो सुधार होने देना नहीं चाहता था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र का अंत करना। मेटरनिक का उद्देश्य था गणतंत्र का अंत करना, यानी देश जो है वो नियम कानून से नहीं चले, तथा राजतंत्र की स्थापना करना, यानी राजा का शासन हो। राजतंत्र मतलब राजा का शासन हो, तो राजतंत्र का स्थापना करना ये मेटरनिक का उद्देश्य था। वीना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, जो जर्मनी देश का नाम सुने, वही जर्मनी का हिस्सा पर्सा था, और ऑस्ट्रिया, ये चारों देश शामिल थे। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था यानी पुराना व्यवस्था को पुनः स्थापना की गई, यानी पुराना इस व्यवस्था को फिर से स्थापना किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आगे वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया। मेटरनिक के द्वारा बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया। बुर्बो राजवंश 1789 ईस्वी के बाद खत्म हो गया था, लेकिन मेटरनिक ने फिर से बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया और उसका राजा लुई 18वां को बनाया गया। पहले लुई 16वां था, लेकिन अब लुई 18वां फ्रांस का राजा है। लुई 18वां 1815 से 1824 ईस्वी तक रहा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था, और 1821 ईस्वी में वो सेंट हेलेना नामक द्वीप पर मृत्यु हो गया नेपोलियन का, और 1815 ईस्वी में वो हार गया था वाटरलू के युद्ध में। तो वही 1815 ईस्वी के बाद नेपोलियन के पतन के बाद लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। ठीक है, वीना सम्मेलन के बाद बुर्बो राजवंश के लुई 18वां फ्रांस का शासक बना था। वीना सम्मेलन के बाद ही लुई 18वां फ्रांस का शासक बना था। लुई 18वां प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यानी लुई 18वां जो प्रतिक्रियावादी भी शासक था, सुधार होना नहीं भी चाहता था और सुधार होने चाहता था, दोनों शक्तियों को सामंजस्य यानी आपस में मेलजोल करने का स्थापित किया। ठीक है, लुई 18वां समान नागरिक संहिता लागू किया। तो लुई 18वां सबको समान का अधिकार दिया, हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया, समान का अधिकार दिया। ठीक है, तो आज तक यही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। आज हम लोग ने क्या जाना? आज हम लोग सबसे पहले जाने कि राष्ट्रवाद क्या होता है, फिर जाने नेपोलियन युग के बारे में जाने। नेपोलियन युग कब तक रहा था? 1804 से 1815 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आ गया मेटरनिक आ गया, जो 1815 से 1848 ईस्वी तक क्या ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ये फ्रांस का रहा था, और ये ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया। और 1815 के बाद जो लुई 18वां वो फ्रांस का राजा बन गया था 1815 से 1824 ईस्वी तक। अब इसके बाद कौन राजा बनेगा वो अगली वीडियो में जानेंगे। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति और 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए